चलें जी, अगर हम डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं, अच्छा डिस्क्लोजर से पहले ना हमारा वो जो एक ट्रांसफर का केस रहता है ना, इन्वेंट्री से IS40 या IS40 से इन्वेंट्री में जाना है, वो देख लेते हैं ताकि वो मामला खत्म हो जाए, फिर उसके बाद डिस्क्लोजर की तरफ चलते हैं। IS40 से IS2, IS40 से IS2, ये ज्यादा आसान है क्योंकि आपको पता है कि IS40 का कोई चेंज आए या IS2 का चेंज आए, वो किस में ट्रांसफर होता है? SPL। तो इसलिए इसको आप डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज दैट अगर हम IS40 और IS40 किस मॉडल पे है? फेयर वैल्यू। क्योंकि अगर कॉस्ट मॉडल पे होगा तो फिर तो जितनी वैल्यू उसकी पड़ी होगी वही IS2 में चली जाएगी। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? अगर IS40 से जा रहे हैं, सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे, उसको फेयर वैल्यू पर लेकर आएंगे, और एंट्री दो पास होंगी, या तो होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, या एंट्री पास होगी फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। ये किस चीज की हमने एंट्री पास किया? पहला हमने अपने ट्रांसफर करने वाले दिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर लेकर आए। ट्रांसफर वाले दिन हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर लेकर आए, ठीक होगी बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, किस वैल्यू से? उस दिन की फेयर वैल्यू से। खत्म होगी बात। अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से IS2 में जाते हैं, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे होता है? या उस दिन इन्वेंट्री डेबिट कर दो फेयर वैल्यू से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कर दो गिवन अमाउंट से, और जो डिफरेंस है वो SPL को चार्ज कर दो, फिर भी वही काम होगा, क्योंकि फेयर वैल्यू गेन या लॉस भी तो अल्टीमेटली SPL में ही जाता है। तो अब इसका जो डिफरेंस है, अगर कम फेयर वैल्यू हुई है तो SPL डेबिट हो जाएगा, और अगर ज्यादा हुई है तो SPL क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? डन। आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट, अब अगर हम IS2 में है पहले और हम जा रहे हैं IS40 में, IS2 से IS40, सबसे पहले इन्वेंट्री को आप यहां पर देखोगे, इन्वेंट्री को देखा जाता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पे। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे तो लिखा होगा, अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे ही तो लिखा होता है, कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो। कैसे ट्रांसफर करेंगे? इफ कॉस्ट इज लोअर, अगर कॉस्ट ही कम है और कॉस्ट पे लिखा हुआ है तो फिर सिंपल जाओ एंट्री पास कर दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट उसकी कॉस्ट से, जो कॉस्ट गिवन है उसी अमाउंट पे। बट अगर उसकी NRV कम है तो फिर पहले आप अपने स्टॉक को NRV पे लेकर जाओगे, क्योंकि स्टॉक हम रिकॉर्ड करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। तो पहले इफ NRV इज लोअर, तो पहले एंट्री पास होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट,
कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री। क्योंकि पहले अपनी इन्वेंट्री को कम करेंगे, एनआरवी पर लेकर आएंगे, फिर एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री। बस कभी कभी वो आपको तंग करने के लिए ये कह सकता है कि इन्वेंट्री पहले एनआरवी पे लिखी हुई है और वो लोअर है, तो बात फिर तो आसान होगी, फिर ये एंट्री पास नहीं करेगा। सादा सी बात है, आपने ये देखना है कि इन्वेंट्री को हम लिखते किसके ऊपर है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, अगर कॉस्ट कम है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है सिंपल एंट्री एक पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री। और अगर हमारे पास एनआरवी कम है तो पहले अपनी यानी एनआरवी पे लेकर जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री, और उसके बाद एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री। बस इसमें इन्वेंट्री आपको पता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ज्यादा लिखने की इजाजत ही नहीं देता। वो कहता है मार्केट वैल्यू जो मर्जी है, आपने देखा है कि आपने खरीदा कितने का था। चलिए जी, आज तक वैसे इसका सवाल आया नहीं पेपर में, लेकिन किस्मत का कोई पता तो चलता नहीं है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले देख लें, फिर उसके बाद यहां पे चलते हैं। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये हमने पढ़ लिया हुआ है लेकिन देखना है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहता है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और आपका IS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे, आपने पढ़ लिया होगा, बस मैंने एक दफा जस्ट दिल की तसल्ली के लिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और आपका IS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे। आपको पता है जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा हम तो फेयर वैल्यू पे रख ही नहीं सकते, एक्सेप्शंस है। चले जी, हम बनाते रहे, हमारी 400 मिलियन की कॉस्ट आ गई, ठीक है, 400 मिलियन की कॉस्ट आ गई, चीज तैयार हो गई। जैसी चीज तैयार होगी इसको कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे या फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर जाएंगे? फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर जाएंगे। सपोज जिस दिन हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, मतलब इसकी फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबल, या एसेट कंप्लीट हो गया, हमने उसकी फेयर वैल्यू चेक की, पता चला 410 रुपए है, 400 में बनाया, फेयर वैल्यू कितनी है, मार्केट में बेचने जाते हैं तो 410 रुपए का बिक रहा है या 410 मिलियन का बिक रहा है। तो ये जो 10 मिलियन का इजाफा हुआ है इसको OCI में रिकॉर्ड करेंगे या SPL में रिकॉर्ड? SPL में, क्योंकि ये जो कॉस्ट मॉडल था ये रिवॉल्यूशन मॉडल वाला कॉस्ट मॉडल नहीं था, ये IAS 16 का सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन की हद तक था। अदरवाइज जैसे ही वो तैयार हो गया तो एनी डिफरेंस आफ्टर कंस्ट्रक्शन इन द फेयर वैल्यू चार्ज टू SPL। कहता है जब एसेट कंप्लीट हो जाए या उसकी फेयर वैल्यू मेजर होना शुरू हो जाए, विच वन इज अर्लियर, अब फौरन उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे ले जाओ। ये उस केस क्या है जब अंडर कंस्ट्रक्शन हो। एक दूसरा केस भी तो है कि अगर जिसकी फेयर वैल्यू है वो सारा कंप्लीट, उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है कॉस्ट मॉडल में, जब बाद में फेयर वैल्यू रिलायबल होगी फिर भी कॉस्ट मॉडल पे, फिर भी चेंज करने की इजाजत नहीं है, सिर्फ इसको चेंज करने की इजाजत। ये जल्दी भूल जाते हो लगता है। चलें जी, ये when an entity complete the construction या development of self constructed investment property that will be carried at fair value, any difference between fair value and its carrying amount shall be recognized in profit or loss। चलें जी, अब इसका लास्ट लेक्चर डिस्क्लोजर्स, और फिर एक सवाल करेंगे डिस्क्लोजर्स का, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो सब ना
मैंने पहले भी कहा था कि अपने आप को मेंटली तौर पर रेस लगाने के लिए तैयार रखना, क्योंकि आप ना बेसिक छोटे छोटे से टॉपिक रहेंगे, लेकिन वो छोटे छोटे ना, छोटी छोटी बातें ना और आसान बातें ज्यादा खतरनाक होती, क्योंकि बंदा उसको ना वैल्यू नहीं देता, फिर वो भूल जाती, समझ लग जाती है, फौरन समझ लग जाती है, फिर फौरन भूल भी जाती। तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस से ही वो आपको याद रहेगी। आपने खुद ही मुझे कहना कि इसको दोबारा हमने नहीं करना, जब दोबारा नहीं करेंगे तो हमसे तो रिपीट नहीं होगी, तो फिर रिपीट तो आपने करना, तो रिवीजन आपने करनी है उसकी। चले जी, फिर देखें जरा डिस्क्लोजर्स। मैं से पढ़ा तो दिए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इसके ना 3 तरह के डिस्क्लोजर हैं। एक तो हमने जनरल डिस्क्लोजर लिखने ही लिखने हैं, एक मेजरमेंट बेस, क्या है मेजरमेंट बेस? कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे है या फेयर वैल्यू मॉडल। ये तो पहला डिस्क्लोजर होता है, आपको पता है सबका। नंबर 2 रेंटल इनकम लिखनी है। नंबर 3 एनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू गेन रेंटल इनकम। इसके अलावा 4 बातें भला कौन सी हैं? एक के फेयर वैल्यू को, जो फेयर वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए क्या इंडिपेंडेंट वैल्यू इन्वॉल्व था, क्या हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और इन्वेंट्री में डिस्टिंग्विश करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, वो बात डिस्क्लोज करें। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है रिपेयर करने की, डेवलप करने की या कंस्ट्रक्ट करने की, या कोई और कंडीशन या एग्जिस्टेंस है फॉर रियलाइजेशन द इन्वेस्ट इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये और बातें, ये अगर इनमें से कोई बात बताई हो तो सवाल के अंदर वो डिस्क्लोजर एज इट इज लिख देना, नहीं बताई तो उसको छोड़ दें। इसके बाद फर्दर या तो कॉस्ट मॉडल होगा या फेयर वैल्यू मॉडल होगा। इसके बाद जो चौथा नंबर होगा, अगर है कॉस्ट मॉडल तो वो स्केड्यूल बनाओ I-16 वाला, ब्रॉड एडिशन, डिस्पोजल, फिर ट्रांसफर, उसके बाद फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, एलिमिनेशन, वही सारी बातें कॉस्ट मॉडल वाली। एलिमिनेशन तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, ये कॉस्ट मॉडल। एलिमिनेशन और रिवैल्यूएशन तो इसमें आएगी। अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फिर देख लें, पहले ब्रॉडर लिखेंगे, फिर लिखेंगे एडिशन, फिर लिखेंगे डिस्पोजल, फिर लिखेंगे फेयर वैल्यू गेन या लॉस, और फिर लिखेंगे कैरी डाउन। और अगर इसमें कोई ट्रांसफर है तो वो भी लिख लेंगे। अगर कोई ट्रांसफर या रिक्लासिफिकेशन है ना, ट्रांसफर का मतलब क्या है? ऑनर ऑक्युपाइड की तरफ चला गया या ऑनर ऑक्युपाइड से IS40 में, रिक्लासिफिकेशन भी इसे कह सकते हैं। कॉस्ट मॉडल के तो आते हैं ना वो स्केड्यूल बनाना। चले जी, इसके डिस्क्लोजर सिर्फ फिर एक नजर देख लें। कहते हैं एडिशनल डिस्क्लोजर अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो कहते हैं एडिशन लिखना है, डिस्पोजल लिखना है, नेट गेन या लॉस, ट्रांसफर या अदर चार्जेस। ये डिस्क्लोजर तब लिखते हैं जब इसके बारे में कोई बात बताई हो। ये होते हैं तब लिखने हैं जब ये बताए गए। वो बताएगा कि भाई ये बात है तो वो लाइन लिख दो, नहीं बताएगा तो नहीं लिखनी, ये लाजमी लिखते हैं। क्या लिखना है? वो कहता है फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूड एट कॉस्ट मॉडल बिकॉज फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल। कहता है जब आपका फेयर वैल्यू मॉडल हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक प्रॉपर्टी हो जिसकी फेयर वैल्यू ना रिलायबल हो? तो कहता है उसके बारे में कौन सी बात लिखोगे?
उसके बारे में आपने 4 बातें लिखी। पहली बात, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नाम लिख देना, उसको डिस्क्राइब कर देना कि कौन सी वो प्रॉपर्टी है, किस जगह पर है। एन एक्सप्लेनेशन व्हाई फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल, और ये भी लिखना कि उसकी फेयर वैल्यू क्यों रिलायबल नहीं। इफ पॉसिबल द रेंज ऑफ एस्टिमेट विद इन विच द फेयर वैल्यू लाइकली टू बी लाई, मतलब क्या है, चलो फेयर वैल्यू रिलायबल तो नहीं है, फिर एक अंदाजा कि चलो ठीक है जी, वैसे तो आपको पता है ये रिलायबल लिखते होते हैं, रेंज नहीं लिखते। अब रिलायबल है ही नहीं, वो कहता है अच्छा रेंज लिख दो, 10 से 20 लाख के दरमियान में लाया करेगी, 50 से 60 लाख के दरमियान में लाया करेगी। अगर कोई अंदाजा है तो वो रेंज लिख दो। कितनी बातें लिखनी है, जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबल ना हो, पहले वो प्रॉपर्टी का नाम, फिर क्यों रिलायबल नहीं है फेयर वैल्यू, फिर इफ पॉसिबल तो रेंज ऑफ द फेयर वैल्यू, जिसके अंदर ये लगे कि इसकी फेयर वैल्यू लाए करेगी। द फैक्ट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कैरिंग अमाउंट, अगर कोई वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेच दिया तो वो लिखो, उसकी कैरिंग अमाउंट क्या थी और उसका गेन या लॉस। पेपर में अलग से 2 नंबर का सवाल आ जाएगा, वो एक स्टेटमेंट में लिखेगा कि जनाब फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर है, लेकिन एक एसेट है उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल है, तो कौन कौन सी बातें डिस्क्लोज करोगे बताओ। ये 4 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का ये सवाल आ सकता है। तो आपने 4 बातें कौन सी बतानी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, व्हाई फेयर वैल्यू कैन नॉट बी रिलायबल, इफ एनी रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबल देन वो रेंज बताओ कि वो रेंज कितनी होगी, और फिर द फैक्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट्स डिस्पोजल और गेन या लॉस ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। ठीक होगी बात। चले जी, कॉस्ट मॉडल के एडिशनल डिस्क्लोजर कौन से हैं, एक तो वही वाले मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ, ये पता चल गया ना। ये कॉस्ट मॉडल वाले आई 16 वाले एज इट इज लिखने हैं। यहां पर ऊपर आ जाएगा मेजरमेंट बेस, फिर डेप्रिसिएशन का मेथड, फिर लाइफ या रेट, और ये डिस्क्लोजर है कौन सा बना, वो टेबल बनाना, उसके बाद टेबल बना लेंगे, ये सारा वो टेबल के इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट। When the cost model is used, the fair value of investment shall be disclosed. आपको पता है IAS 16 के अंदर ये नहीं है डिस्क्लोजर। IAS 16 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपका कॉस्ट मॉडल है तो फेयर वैल्यू अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तो लिखनी है, वरना नहीं। यहां पर लिखनी है, एक नीचे लाइन लिखेंगे कि जो कॉस्ट मॉडल है उसकी फेयर वैल्यू क्या है अगर गिवन है तो। इफ द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबल, the same disclosure should be made as under the fair value model for investment properties include cost model, fair value cannot be measured reliable। कहेंगे हम कि हमारा कॉस्ट मॉडल है और फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं, खत्म होगी। एक सवाल इसका आया हुआ है, 2 दफा पेपर में सवाल आया हुआ है इसका, एक मिक्स आया हुआ है और एक अलग से आया हुआ है। तो अब आपने किसने बताना है मुझे, अगर फेयर वैल्यू का सवाल आ जाए, फेयर वैल्यू मॉडल का, तो आपने क्या क्या कैसे लिखना है। अगर फेयर वैल्यू मॉडल वाला सवाल है तो सबसे पहले आपने जब टेबल बनाना है तो ब्रॉड ऑफ एडिशन, डिस्पोजल, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, रिक्लासिफिकेशन या ट्रांसफर और कैरी डाउन। फिर इसके नीचे लिखना शुरू कर देना मेजरमेंट बेस, फिर क्या लिखेंगे रेंटल इनकम, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, और यही काम अगर आ जाए कॉस्ट मॉडल में तो पहले टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद मेजरमेंट बेस लिखेंगे, फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लिखेंगे, फिर रेट या लाइफ लिखेंगे, फिर रेंटल इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि रेंटल इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो उसके IAS 40 के अपने डिस्क्लोजर। ठीक होगी बात। तो फिर कौन बताएगा कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तो कौन सी 4 बातें लिखते हैं, कौन बताएगा। हाँ दो आप बताओ।
डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बतानी है। सेकंड में अपनी रीजन बतानी है कि फेयर वैल्यू क्यों नहीं रिलायबल आप मेजर कर सकते हैं। इफ पॉसिबल आपने रेंज ऑफ एस्टिमेट्स देने कि कितने में इसकी फेयर वैल्यू लाई कर सकते हैं। और लिखते हैं लाइकली टू बी लाई, प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है, लाइकली टू बी लाई। अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करोगे तो उसकी डिस्पोजल की अमाउंट गेन या लॉस जो भी होगा। ठीक है, वो चार बातें आपने याद रखनी। ये सवाल पेपर में आया हुआ है, ये आई कैप पास पेपर का सवाल है। ये जो जितने भी हमने कंप्रिहेंसिव एग्जांपल किए हैं, मैंने पहले भी कहा था, ये 60% आपके पास पेपर है। सिर्फ 2024 और 2023 के सवाल हमारे रह गए हैं, बाकी हम कर चुके हैं, मिलके तो कर लिए। बाकी आपने अगर अलग अलग नहीं किए तो वो फिर मसला है। ये भी आई कैप के पास पेपर का अच्छा सवाल है। रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। प्रिपेयर नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के भी नोट्स लिखने हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के भी नोट्स लिखने हैं। फॉर इंक्लूजन इन जीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम्स आर नॉट रिक्वायर्ड। जब ये पेपर में सवाल आया था तो उस वक्त यही समझा जाता था, पहली दफा जब ये सवाल आया, कि डिस्क्लोजर तो होते ही आई-16 के, किसी को ये भी नहीं अंदाजा था कि डिस्क्लोजर तो हर स्टैंडर्ड के होते हैं। देखिए हमने IS-23 के पढ़े, पता है कितने डिस्क्लोजर थे IS-23? दो। एक रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन बताना और एक अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड बताना। फिर हमने डिस्क्लोजर IS-33 में भी पढ़े। हाँ, कुछ के डिस्क्लोजर हमने नहीं पढ़े, जैसे IS-36 के नहीं पढ़े। IS-36 के कभी डिस्क्लोजर अलग से आते भी नहीं है, आगे आएंगे जब आप लोग फाइनल में जाओगे। इस दफा जो रिपोर्टिंग का पेपर हुआ है फाइनल का, उसमें इंपेयरमेंट लॉस का सवाल आया, उसमें डिस्क्लोजर आते होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है सही, लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए डिस्क्लोजर सबके होते हैं। चले जी, उसके बाद हम क्या पढ़ते होते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन। कहता है कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर रिवोल्यूशन मॉडल। ये तो उसने बता दिया पीपीई का। कहता है पीपीई में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये है रिवोल्यूशन मॉडल पे, बाकी सब कॉस्ट। ये आपका IS-16 भी रिवाइज हो जाना है। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, ये तो उसने नेट रिप्लेसमेंट मेथड बताया। फेयर वैल्यू मेथड इज यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। IS-40 का बता दिया, IS-40 हमारा फेयर वैल्यू मॉडल पे। चलो जी, अब आ जाते हैं अपने सवाल पे। इसमें 3 एसेट्स हैं, इसका मतलब है 3 डिस्क्लोजर, 3 ही सवाल है आपके, उसको डिस्क्लोजर उसके बनाना है। पहले है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और इसका मॉडल कौन सा है? रिवोल्यूशन। GL purchased a manufacturing plant ₹340 million on 1st January 2021। 1st January 21 हमारा साल का एंड कौन सा है पता है? 30th June 2000, 30th June 20 लिखा हुआ। 1st January 21 में आपने एसेट खरीदा। On that date, the plant had an estimated useful life and residual value 13 years and 60 million respectively। इस सवाल के अंदर कमाल भी है एक, तो देखना कि बहुत सारे लोग लिखते हुए डर रहे थे, पता भी था कि ऐसा होता है, फिर भी डर रहे थे। कहता है कि रीवैल्यूड अमाउंट्स एंड रेजिडुअल वैल्यू वर एज फॉलोज। 30th June 2021 और 30th June 2022 साल के एंड में रिवैल्यूएशन हो रही है और हर साल हो रही है, ऐसा ही है ना? 30th June 21 और 30th June 22 कितनी है रीवैल्यूड अमाउंट और रेजिडुअल वैल्यू क्या है? 54। मतलब चेंज इन एस्टिमेशन भी है, चेंज इन एस्टिमेशन भी है। खत्म हो गया सवाल, एक सवाल तो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले फिर वर्किंग कर लें, फिर इसका फ्रेम चल के लिखते हैं।
वर्किंग नंबर 1, क्योंकि मेरे सवाल सामने नहीं है इसलिए मैं सवाल पहले थोड़ा सा लिखता हूँ। 121 को एसिड कितने का खरीदा था पता है? 340। और इसकी लाइफ क्या थी तब? 13 साल। और इसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या थी तब? ठीक है, अब हमारा सवाल स्टार्ट हो गया ACA, फिर OCI, फिर SPI। 121 हमारा साल कौन सा भला पता है? जून। 121 को आपका एसेट था 340 मिलियन का, ऐसा ही है। 30 जून 21 को ये एसेट रीवैल्यू हुआ, तो बताओ पहले डेप्रिसिएशन लेंगे या पहले रीवैल्यू करेंगे? डेप्रिसिएशन लो। जरा कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर अपने अपने कैलकुलेटर उठाएं, सवाल भी अपने सामने रखें। चलो सवाल भी मैं आपके सामने रख देता हूं, सवाल भी अपने सामने रखें। मुझे डेप्रिसिएशन फाइंड करके बताएं कितनी अमाउंट आ गई। कितनी? 11 पूरा या 11.8? 11 10.76। चलो जल्दी से फाइंड कर लो, 10.76 या 11। फिजा आपकी कितनी आ रही है? ये लाइफ है, ये रेजुअल वैल्यू है जी, बताएं कितनी? फिजा 11 है। रसाला 10.75। मनाहिल 11 है। तैयब 10.77। हसीब अब जरा गौर से देख ले, जब हम डेप्रिसिएशन लेने लगे कॉस्ट कितनी है? 340 मैं यहां पर लिख लो, माइनस रेजुअल वैल्यू कितनी है? 54। चेंज इन एस्टिमेशन अब डेप्रिसिएशन से पहले ही अप्लाई हो जाता। जिस साल चेंज इन एस्टिमेशन आए, जिस साल भी आए, डेप्रिसिएशन आफ्टर चेंज इन एस्टिमेशन। चेंज इन एस्टिमेशन भी है, रिवैल्यूएशन भी है। रिवैल्यूएशन तो डेप्रिसिएशन के बाद होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन से पहले चेंज इन एस्टिमेशन होगा। तो एस्टिमेशन तो चेंज हो चुका है। आपके रेजिडुअल वैल्यू 60 मिलियन थी जब आपने एसेट खरीदा था, जब डेप्रिसिएशन लेने लगे उस साल के एंड में तब 54 है। तो क्या करेंगे जनाब? 340 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 13। अक्सर लोग कहते हैं कि सर 6 महीने तो गुजर गए हैं। वो भाई गुजरे हुए वो होते हैं जिसकी डेप्रिसिएशन ले चुके होते हैं। ये तो अभी डेप्थ ले रहे हैं, ये 6 महीने गुजरे हुए नहीं है, इसके ऊपर 13 पे ही डिवाइड करेंगे। तो 340 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 13। 60 माइनस नहीं करना, क्योंकि चेंज इन एस्टिमेशन का रूल है, IAS 16 कहता है, बल्कि IAS 8 भी ये कहता है कि जब भी आप चेंज इन एस्टिमेशन अप्लाई करो डेप्रिसिएशन लेते वक्त, तो विद चेंज इन एस्टिमेशन करो। ठीक होगी बात? तो चलें जी, तो आपने 54 माइनस करना था 60 की बजाय, डिवाइडेड बाय 30। इसलिए तो मैंने कहा है कि पहले दफा ही डेप्रिसिएशन लेते वक्त चेंज इन एस्टिमेशन आ गई। कितनी रिडक्शन आ गई? 11। कितना बच गया? 329। डन यहां तक। अब एसेट को रिवैल्यू कर लें। 329 वाला एसेट कितने का हो गया? 304 का। गेन आया, लॉस कितने का? 25 का लॉस आ। हमारा साल पूरा हो गया। लेकिन ये तो 2021 पूरा हुआ है, हमारा अपना जाती साल कौन सा है? वो तो 2022 है। तो हम 2022 पे चलते। 31 दिसंबर 22। लो जी, अब फिर इंटरेस्टिंग बात, पहले रिवैल्यू करें या पहले डेप्रिसिएशन लें? पहले डेप्रिसिएशन। अगले साल भी रेजुअल वैल्यू चेंज हो गई है, 44 हो गई है। तो जब मैंने डेप्रिसिएशन लेनी है 304 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 12.5।
12.5, क्योंकि अब 6 महीने गुजर चुके हैं, हमने रिमेनिंग लाइफ लेते होते। जिसको ये बात समझने लगे तो पहले रिवोल्यूशन मॉडल के लेक्चर लेके आए, क्योंकि रिवोल्यूशन के बगैर ये बात समझ नहीं लगती। बात क्लियर? मल्टीप्लाइड बाय हो गया, कितनी रिडक्शन आ गई? 20.8 ये आ गई 2030 जून बाद। इसको भी क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 12 पॉइंट कितना आ गया? कितना बच गया? 283.2 और ये कितना? 23। फिर एसेट आपने रीवैल्यू किया, क्योंकि डेप्रिशिएट तो हो गया। करो जरा रीवैल्यू। आपका एसेट हो गया 315 का। 315 कितने का डिफरेंस है? 31.8 का। तो 23 तो यहां से निकालो। 8.8 का सरप्लस आ। सवाल हो गया हमारा पूरा। अब इसके एक्सट्रैक्ट लिखने हैं तो एक्सट्रैक्ट बना लेना, एंट्रीज पूछता है तो एंट्रीज पास करके दे देना, और अगर वो आपसे नोट्स पूछे तो नोट्स बनाने लगे अभी। तो पहले हम इसके नोट्स बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसलिए हम इसके GNU जो भी था ये नोट्स ऑन प्रॉपर्टी, बल्कि दो है ना, तो नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख लो। एक होता तो उसको ऊपर नाम लिख देते, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 22। मेरे पास एक तो एसेट है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आगे दूसरों की जगह भी छोड़ देते हैं। यहां पर लिखेंगे नंबर 1 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट। कॉस्ट में सबसे पहले लिखेंगे ब्रॉड ऑन या बैलेंस एट 1721। फिर मैं यहां पर लिखूंगा एडिशन, यहां पर मैं लिखूंगा डिस्पोजल, यहां पर लिखूंगा, क्योंकि रीवैल्यू है ना, रीवैल्यू एडजस्टमेंट या एलिमिनेशन, फिर रीवैल्यूएशन, फिर उसके बाद रिक्लासिफिकेशन, बैलेंस एट 30 जून 20। ये एक स्ट्रक्चर है। कॉस्ट का स्ट्रक्चर, और यही लेजर भी, अगर कभी लेजर बनाना आ जाए ना, तो ये लेजर भी यही है, डेबिट क्रेडिट लिखा होगा। पॉजिटिव डेबिट है और जो नेगेटिव है वो क्रेडिट है। कंपैरेटिव तो हम बना ही नहीं रहे, तो 30 जून 22 होगा ना, ये 22 है। चले जी, वैल्यू लिखे, बताएं बैलेंस पिछले साल के एंड पे कितना बैलेंस था। पिछले साल के एंड पे याद रखे, जो उसकी वैल्यू होती है ना रीवैल्यूएशन वाली, वही पिछले साल के एंड की वैल्यू और अगले साल के शुरू की वैल्यू। 30। क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कोई एडिशन हुआ था? नहीं। क्या उसको कोई एसेट बेचा था? नहीं। एलिमिनेशन तो होगी पिछले साल की डेप्रिसिएशन से। कितनी है पिछले साल की डेप्रिसिएशन? 11 प्लस इस साल की कितनी है? क्योंकि एलिमिनेशन जब हम करेंगे तो पिछली तो एलिमिनेट होनी ही होगी, जब पिछले साल सिर्फ इसी साल की होगी 20.8, क्योंकि हर साल हो रहा है ना, तो जब हर साल होता है तो एक साल से ज्यादा फिर एलिमिनेशन इसी साल की होगी 20.8। रीवैल्यू होने से 2022 में सरप्लस आया था या लॉस? एसेट बढ़ा था, कितनी वैल्यू से? 31 पॉइंट। इसको रिक्लासिफाई तो नहीं किया,
इसका बैलेंस कितना आ गया 315 315। फिर उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन पे आ जाए। हाँ जी, सबसे पहले लिखिए बैलेंस, पहले हेडिंग दें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर लिखते हैं बैलेंस एट 1721, फिर लिखते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, फिर एलिमिनेशन, डिस्पोजल, और अगर इंपेयरमेंट लॉस हो तो वो भी यहां पर ही लिख देते हैं, और फिर लिखेंगे बैलेंस एट 30 जून 22। पिछले साल तो डेप्रिसिएशन थी 0, भला क्यों 0 थी? 11 हमने एलिमिनेट क्योंकि जब साल के एंड में रिवैल्यू करते हैं ना तो वो डेप्रिसिएशन तो एलिमिनेट कर चुके होते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इस साल कितनी आई? 20.8, और वो सारी की सारी एलिमिनेट भी करती। डिस्पोजल है नहीं, बैलेंस हमारा 0। इसके बाद चीजें लिखनी है हमने, क्या लिखना है? इस एक को कंप्लीट कर लेते हैं और यहां से अगली क्लास में यहां से मैं स्टार्ट करवा दूंगा ताकि ना टाइम आपका हो गया। तो पहले ये रिवैल्यूएशन का सारा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में क्या लिखते हैं, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। इसके 3 बातें और लिखनी होती हैं। कॉस्ट मॉडल पे हो तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? हाँ, इसके बारे में पहले लिख ले, 1.1 करके चाहे लिख ले। ये 1.1 तो नहीं आएगा क्योंकि यहां पर आ जाएगा मेजरमेंट बेस, फिर आ जाएगा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बल्कि हाँ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर आएगा रेट या यूजफुल लाइफ, ये वही क्रेडिट टाइप आते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट revalued at 30th June 22 by independent। अगर नाम लिखा हो तो नाम लिख देना, वरना इंडिपेंडेंट रिवैल्यूअर लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे इसकी कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल, कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल। बताया नहीं उस दिन इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 306.2 315 थी वैसे, तो वो ऐड उसमें माइनस करके 8.8 315 थी, प्लस करेंगे माइनस, सरप्लस है तो माइनस, और अगर ऐड तो कितना सरप्लस बच गया था? 8.8, तो कितना आ गया? 306.2। फिर इसके बाद लिखते हैं मूवमेंट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस, मूवमेंट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। सबसे पहले लिखेंगे ब्रॉड ऑन। ब्रॉड ऑन 2022 में नहीं था अहमद, इधर 2022 में सरप्लस का ब्रॉड ऑन था ही नहीं, क्योंकि पिछले साल तो लॉस पड़ा था। इस साल आया है फॉर द ईयर। सरप्लस आया तो 31 पॉइंट समथिंग का था, लेकिन 23 तो लॉस रिवर्स हुआ था, तो सरप्लस कितने में आया? 8.8। क्या इसको कहीं ट्रांसफर तो नहीं किया अभी तक ना, क्योंकि एक्सेस डेप्ट से तो ली नहीं, वो तो अगले साल आएगी, तो फिर खत्म, कैरिड आउट 8.8। ठीक है, तो बाकी सारे ना एसेट्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एक हमारा कंप्लीट हो गया और इसी को ही आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक होगी बात?